साल था 1988। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर खालिस्तानी आतंकियों ने फिर से मंदिर पे कब्जा कर लिया था। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी बदनाम है। सबको याद था कितने मासूम लोग मारे गए थे, कितना खून बहा था। और अब फिर से वैसा रिस्क नहीं ले सकती थी भारत सरकार डर चुकी थी कि फिर से क्या टैंक भेजेंगे, फिर से गोली चलेगी, फिर से इस पवित्र भूमि पे, इस पवित्र स्वर्ण मंदिर पे खून बहेगा। तब एक आदमी आता है, एक बड़ा सिंपल सा आदमी रिक्शा चलाता है। और ये रिक्शा चलाने वाला बिना यूनिफॉर्म का, बिना बैज का आदमी जो सिर्फ एक झोला लेके आराम से अंदर घुसता है स्वर्ण मंदिर के और सबको ये बिलीव करवा देता है कि भाई वो पाकिस्तान की आईएसआई का एक एजेंट है। और ये शख्स कोई और नहीं, अजीत डोवाल साहब थे। आतंकियों को लगता है ये हमारा दोस्त है और हमें बहुत मदद करेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि वो अजीत डोवाल है, भारत का टॉप स्पाई। और अगले 10 दिन में वो ऐसा काम कर देगा जो कि हजारों सैनिक और बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाएंगी। ये सिर्फ एक पहलू है। कुछ कहानियां सिर्फ मूवी में नहीं, रियल लाइफ में भी होती हैं। कुछ लोग सिर्फ फिक्शन में नहीं, रियलिटी में भी जेम्स बॉन्ड होते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने बिना यूनिफॉर्म पे, बिना क्रेडिट लिए भारत की सेवा, निरंतर सेवा और सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और आज भी लगा रहे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के बारे में। साल था 1988। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर पे खालिस्तानी आतंकियों का बिल्कुल कब्जा था। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार सबको याद था और बिल्कुल लोग चाहते नहीं थे कि इसी टाइप का कोई ऑपरेशन हो जहां बहुत सारा खून बहे, मासूम लोग मारे जाएं। और कितना खून बहेगा स्वर्ण मंदिर में। सरकार भी डर चुकी थी, फिर से टैंक भेजेंगे क्या, फिर से गोली मारेंगे, फिर से इस पवित्र भूमि को छल्ली करेंगे। तब एक आदमी आता है बड़े नॉर्मल वेशभूषा में, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई बैज नहीं, आराम से एक रिक्शा वाला बन जाता है। और ये झोला छाप आदमी स्वर्ण मंदिर के अंदर भी आराम से घुस जाता है और सारे आतंकियों को ये बिलीव करवा देता है कि भाई वो एक आईएसआई एजेंट है। अब होता क्या है, अगले 10 दिनों में ये सारे आतंकी अपने प्लान्स डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि भाई आईएसआई का एक्सपर्ट आया है और ये उनकी सारी प्लान समझ लेते हैं। साथ ही साथ ये ऐसी एडवाइजेस देना शुरू करते हैं जिसे ये एग्जीक्यूट करते हैं। मैं आतंकियों की बात कर रहा हूं। जैसे ही ये इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ये ट्रैप में फंस जाते हैं। एक और जिम्मेदारी थी डोवाल साहब के पास कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन जो वो इकट्ठा करके आए हैं, आराम से वो बाहर निकले, मतलब क्लियरली खुद को एक्सट्रैक्ट करें और उसके बाद ये सारी इंटेल, सारी इंफॉर्मेशन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दे दें ताकि ऑपरेशन ब्लैक थंडर वो कंडक्ट हो सके। दोस्तों, डोवाल साहब के बारे में ये सिर्फ एक छोटा सा पहलू है, मैं कहूंगा एक इंट्रोडक्शन है। ऐसी हजारों कहानियां डोवाल साहब की जिंदगी में है और फ्रैंकली स्पीकिंग ये सारी कहानियां किसी को नहीं पता। चलिए डोवाल साहब की जिंदगी को जरा गौर से देखते हैं। बट याद रखिए, अपने भाइयों बहनों को, परिवार को, सबको ये वीडियो शेयर करिए ताकि देश का यूथ, देश का फ्यूचर वो पॉजिटिवली मोटिवेट हो और देश के लिए हमेशा अच्छे काम करे। और हाँ, लाइक जरूर करिएगा। 20 जनवरी 1945 पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड हिमालय के गोद में एक बच्चा पैदा होता है। नाम है अजीत कुमार डोवाल। पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। माता पुष्पा देवी एक गृहिणी जो कि संस्कार और डिसिप्लिन सिखाती थी डोवाल साहब को बचपन से ही घर में डिसिप्लिन का बिल्कुल माहौल था। मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते थे। सुबह 5 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना। पिता फौज में थे तो बच्चों को भी फौजी अंदाज से सिखाया था। बार बार ट्रांसफर भी होती थी और इसीलिए नए नए लोकेशंस के बारे में डोवाल साहब को बचपन से ही इंटरेस्ट भी था और नॉलेज भी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अजीत को बचपन में पता ही नहीं था कि उनके पापा आर्मी में क्या करते हैं। बस इतना पता था पापा कभी घर पे नहीं होते, भाई ट्रांसफर, पोस्टिंग और ऑपरेशंस में बिजी रहते हैं। 10 साल की उम्र में भेज दिया गया अजमेर मिलिट्री स्कूल। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में ऑब्वियसली अब आर्म्ड फोर्सेस की डिसिप्लिन आ गई, लीडरशिप, टीम स्पिरिट, सब कुछ आ गया। क्लासमेट्स कहते थे डोवाल साहब हमेशा चुप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, मतलब एक तरीके से इंट्रोवर्ट थे। लेकिन जब बोलते हैं तो बात भाई सुनने लायक होती है। जिस तरीके से कभी इंटरव्यू नहीं देते बट सीधा नूर खान एयरबेस, चकलाला, इन सब की बॉम्बिंग होने के बाद एक आध स्टेटमेंट दे देते हैं किसी कॉन्वोकेशन सेरेमनी में कि शो मी एन आउंस ऑफ एविडेंस कि भाई पाकिस्तान ने कभी भारत को मारा हो। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं दोस्तों। स्कूल में बॉक्सिंग, रेसलिंग, डिबेट, हर चीज में एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव, हाइपर एक्टिव स्टूडेंट। लेकिन फेवरेट सब्जेक्ट था हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी। शायद तब से पता था कि भाई भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है, प्लेसेस के बारे में जानना है, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लोकेशन को समझना है। होनहार बलवान के होठ चिकने पात, ये वैसी वाली बात है कि बचपन से ही हैड सम इंटरेस्ट
इन रीडिंग अबाउट इंडिया। 1963 में स्कूल कंप्लीट किया, फिर आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया इकोनॉमिक्स ऑनर्स। कॉलेज में भी वही वाला नेचर, भाई कम बोलना, ज्यादा ऑब्जर्व करना, जब बोलना तो बिल्कुल सटीक बोलना। प्रोफेसर कहते थे ये लड़का कुछ अलग है, इसका दिमाग नॉर्मल स्टूडेंट्स जैसा नहीं है, बहुत कम बोलता है और जब बोलता है, जब क्वेश्चंस पूछता है तो काफी डीप पूछता है। 1968 में इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री कंप्लीट किया और उसी साल, याद रखिए उसी साल, यूपीएससी का एग्जाम दे दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर ली, ऑल इंडिया रैंक 23। आईपीएस में सिलेक्शन हुआ और केरला काडर मिल गया। 23 साल का नौजवान लड़का जिसके पिताजी ऑलरेडी आर्म्ड फोर्सेस में थे, जो कि देश के अलग अलग कोने से पढ़ के आया था, आर्म्ड फोर्सेस की बैकग्राउंड प्लस डिसिप्लिन प्लस रीडिंग की हैबिट, और 23 साल का लड़का ट्रेनिंग के साथ पहुंच जाता है पहली पोस्टिंग पे कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट केरला एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और यहीं से इनकी कहानी शुरू होती है। 1970 केरला में कम्युनल टेंशंस का दौर था। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज वो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे, छोटे छोटे इश्यूज पे बड़े बड़े बवाल हो रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना अपना वोट बैंक दे रही थी, कॉमन प्रॉब्लम है। दिसंबर 1971 थालासिरी टाउन, एक छोटी सी बात से शुरू हो गए बड़े दंगे। कोई कहता है मंदिर में घंटी बजाने से दिक्कत होती है, कोई कहता है मस्जिद में अजान से परेशानी है, और ऐसे ही छोटी-मोटी घटना से टेंशन हाई लेवल पे पहुंच चुका था। 28 दिसंबर को यह टेंशन फटकर दंगों का रूप ले लेती है, दुकानें जलती हैं, घर टूटते हैं, लोगों के बीच में नफरत का जहर बुरी तरीके से फैल चुका था। याद रखिए वोट बैंक पैरेलल चल रहा था। लोकल पुलिस एकदम बेहाल थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर परेशान, एसपी साहब ने कह दिया कि भाई कुछ नहीं कर पा रहे। तब के करुणाकरण का फोन आता है एक यंग एएसपी को, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोवाल साहब थे, और उनके बारे में चर्चा दिल्ली तक ऑलरेडी पहुंच चुकी थी कि भाई थोड़ा अलग माइंडसेट का आदमी है। डोवाल साहब को बुलाया जाता है। 23 साल का लड़का, पहला बड़ा चैलेंज। सीनियर्स कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी तो तुम ट्रेनिंग करो, अभी तुम सीखो, अभी तुम स्ट्रक्चर समझो। लेकिन डोवाल साहब का अप्रोच बिल्कुल अलग था। पहले दिन नो लाठी चार्ज, नो टीयर गैस, सीधे उन दंगों के फसाद के जड़ तक पहुंचते हैं और उन दोनों कम्युनिटी के टॉप लीडर से मिलना शुरू करते हैं। वो घर घर जाते हैं। याद रखिए कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद आपने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कश्मीर की गलियों में देखा था। हमेशा डोवाल साहब की एक आदत होती थी कि भाई डिटेल्स में जाना है, डेप्थ में स्टडी करनी है, लोकल इशू को लोकली जाके समझना है। वो घर घर जाते हैं, दंगों में बातचीत करते हैं। एक तरफ हिंदू नेताओं से कहते हैं देखो तुम्हारे बच्चे परेशान हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीडर्स से कहते हैं तुम्हारे बड़े बुजुर्ग क्या चाहते हैं। और धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग वाकया होता है। जो लोग एक दूसरे के सामने लूटपाट कर रहे थे, वही लोग लूटा हुआ सामान वापस करने लगे। मतलब समझिए, इन ग्रास रूट मीटिंग से डोवाल साहब ने इन दोनों कम्युनिटीज के टॉप लीडर्स को सिंगल कम्युनिकेशन में एट टाइम्स ये समझा दिया कि इन सारी चीजों में कुछ नहीं रखा। धाराएं लगेंगी, मुकदमे होंगे, बच्चों की, फैमिलीज की लाइफ खराब हो जाएगी। और इसके कारण लोग मैच्योर थे, लोगों में कहीं ना कहीं मानसिकता होती है समझने की। वो समझ गए एंड सडनली शांति आने लगी। ये दंगे सिर्फ 5 दिनों में कंट्रोल में आ जाते हैं। लोग एक दूसरे से लड़ना बंद कर देते हैं, वो भी बिना किसी बड़ी कैजुअलिटी और बिना फोर्स की मदद। मतलब अब आप देखिए, 2 कम्युनिटीज लड़ रही हो तो आप आराम से देखेंगे दोनों साइड से लाठी चार्ज कर दो, कोई ना कोई वायलेंस कर दो, बट ये ग्राउंड पे गए, लोगों को समझाया, लीडर्स को समझाया, प्रॉब्लम सॉल्व। केरला पुलिस हेडक्वार्टर्स में मीटिंग होती है कि भाई इस लड़के में ऐसा क्या कर दिया। और आज भी सिविल सर्विसेज का जब आप एग्जाम लिखेंगे तो आप ये केस स्टडीज में हमेशा लिखेंगे कि ग्रास रूट्स पे जाओ, लोकल लीडर्स, एल्डर्स से मिलो, उनको समझाओ कि लॉन्ग टर्म में हिंदू मुस्लिम बवाल का कोई फायदा उनकी कम्युनिटी, उनकी फैमिली, उनके बच्चों को नहीं होने वाला। इनफैक्ट उनकी लाइफ खराब हो सकती है। डोवाल साहब से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा किसका जवाब बड़ा सिंपल है, सर गोली चलाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लोगों को समझाने से होती है। और एक बार वो समझ जाए तो वो प्रॉब्लम करना ही बंद कर देते हैं। ये न्यूज दिल्ली तक पहुंच जाती है। ऑब्वियसली बात है, ब्यूरोक्रेसी में ऐसी बातें चलती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कोई कहता है ये ऑफिसर डिफरेंट है, कीप वॉचिंग, नजर रखो। डोवाल साहब रेडार पे थे, ऑलरेडी ब्लड मिलिट्री से आते थे, बचपन की ट्रेनिंग, ग्राउंड लेवल पे एक्शन। दैट सिंपली मींस कि इंटेल के लिए अब वो एक फेवरेट कैंडिडेट थे। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, असली टेस्ट तो अभी आने वाला था। साल था 1972। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं, मिजोरम की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि हम सीधा चल रहे हैं अब भारत के नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में के बाद आप आ जाइए दी सदर्न एज ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, मतलब मिजोरम। भारत का एक रिमोट कॉर्नर, कनेक्टिविटी के हिसाब से यहां अलग ही दुनिया चल रही थी। लालडेंगा इस टाइम एक बड़े लीडर थे मिजो नेशनल फ्रंट के,
ये भारत से अलग होने की मांग कर रहे थे। सीधी सीधी बात है कि भाई मिजोरम को आजाद करो। सिचुएशन ये थी कि मिजोरम में पैरेलल सरकार चल रही थी, पैरेलल टैक्सेशन, पैरेलल मिलिट्री, पैरेलल पुलिस। भाई मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, स्टेट मशीनरी चरमरा नहीं चुकी थी, स्टेट मशीनरी थी ही नहीं। इंडियन लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही थी। एमएनएफ को जो मन वो कर रहा था। एमएनएफ के अपने रूल्स, अपने टैक्स, अपनी पुलिस। दिल्ली में पैनिक का माहौल था कि अब कैसे चलेगा मिजोरम। क्या भाई इसके ऊपर एयर रेड कर दें, इसकी बॉम्बिंग कर दें, सारे लोगों को मार दें, ऐसा क्या कर सकते हैं? क्योंकि क्रेजी आइडियाज कम्स टू ऑल द लीडर्स जब भी ऐसा कोई कांड होता है। क्या हमें आर्मी भेजनी पड़ेगी, क्या हमें कोई प्रिसीजन स्ट्राइक करना पड़ेगा? लेकिन आर्मी भेजोगे तो इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। पाकिस्तान इसे उठाएगा, चाइना इसे उठाएगा, सब मिलके भारत के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। और याद रखिए, बांग्लादेश इस टाइम में नया नया बना था, तो बांग्लादेश के अंदर से ऑलरेडी रेफ्यूजी क्राइसिस भारत के नॉर्थ ईस्ट में आ रहे थे। साथ ही साथ बांग्लादेश में प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स उस दिन तक मौजूद थे जो कि यूजुअली इन सारी इंसर्जेंसी मूवमेंट्स को चला रहे थे। साथ ही साथ आपको भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हमने 1971 में जो किया, पाकिस्तान चाहता था कि भारत की एक ना एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अलग करके, काट के कहीं ना कहीं इसका बदला पाकिस्तान ले ले। और इसीलिए बहुत क्लियर था कि एमएनएफ को, मिजो नेशनल फ्रंट को, चाइना और पाकिस्तान का ताबड़तोड़ सपोर्ट था। भूलिए मत, पाकिस्तान अमेरिका का अच्छा दोस्त था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड आर.एन. काओ कहते हैं, पहले इंटेलिजेंस लगाओ और पता लगाओ एग्जैक्टली चल क्या रहा है। भाई लोकेशन पे जाना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी। और डोवाल साहब परफेक्ट कैंडिडेट थे। पता है क्यों? वही लोकल जाना, लोकल में लोगों से बात करना, उनसे नॉर्मल बातें करना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह कनेक्ट कर लेना, और कनेक्ट करने के बाद क्या करना, साम दान दंड भेद। और यहां पे ऑब्वियसली बात है, नाम आता है अजीत डोभाल का। सीनियर ऑफिसर्स बताते हैं कि भाई डोभाल साहब केरला में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, सबको डीपली समझते हैं, लोग क्यों लड़ते हैं और लोगों को शांत करने का सोल्यूशन क्या है। तो डोभाल साहब को सीधा भेज दिया जाता है मिजोरम। जी हाँ, केरला, मिजोरम। लेकिन ये मिशन बिल्कुल अलग था। ये कोई कम्युनल राइट नहीं था, वो एसपी पुलिस नहीं था। यहाँ पे वो सिर्फ एक नॉर्मल आदमी थे। इंटेलिजेंस एजेंट बन के जाना था, डीप कवर में जाना था। सो फर्स्ट असाइनमेंट इन इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टार्ट्स व्हेन मिजोरम वांट्स टू सेपरेट फ्रॉम भारत। मिजोरम पहुंचते ही पता चलता है सिचुएशन कितनी सीरियस है। लाल डेंगा प्रैक्टिकली चीफ मिनिस्टर बन गया है। इंडियन गवर्नमेंट का कोई वजूद नहीं है। डोभाल की स्ट्रेटेजी, पहले समझाओ फिर तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो तोड़ो, बट ओनली आफ्टर नेगोशिएशंस। वो लोकल ट्राइब्स के बीच में जाना शुरू कर देते हैं, उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, उनके कल्चर को समझते हैं। धीरे धीरे पता चलता है एमएनएफ के अंदर भी कुछ ग्रुप्स हैं, बड़े सारे फैक्शन हैं, सब लाल डेंगा से खुश नहीं है। इसका मतलब अब गेम शुरू हो सकता है। डोभाल साहब की स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल थी। कुछ लोगों को अपना भाई बना लो, जो बात नहीं मान रहे उनको तोड़ो, डिवाइड एंड रूल करो, किसी भी तरीके से करो। एक एक करके टॉप कमांडर से मिलते हैं। सब नाखुश थे लाल डेंगा की डिक्टेटरशिप से। किसी को कहते तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर क्या है, किसी को कहते डेवलपमेंट चाहिए या सिविल वॉर, किसी को चाहिए अभी ठुकवा दूं क्या, किसी को कहते यार तुम तो मेरे भाई हो, साथ में बैठो। और कुछ लोग तो बस बिकना चाहते थे, दे जस्ट वांटेड मनी। तो याद रखिए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस वाज अ क्लैंडस्टाइन वॉर फॉर इंडिया। मिजोरम भारत का एक इंपॉर्टेंट अटूट अंग, ये कभी भारत से अलग नहीं हो सकता था। 6 महीने में कमाल हो जाता है। लाल डेंगा के 7 टॉप कमांडर्स में से 6 गायब। कन्विंस हो जाते हैं डोभाल साहब के। वो कहते हैं हम शांति से बात करने के लिए तैयार हैं। भाई किससे? हाँ जी, उसी भारत की सरकार से जिस भारत से वो अलग होना चाहते थे। जब लाल डेंगा अकेला पड़ गया तो नेचुरल सी बात है, कोई ऑप्शन नहीं बचता। 1975 में खुद शिलोंग अग्रीमेंट साइन कर दिया। अब याद रखिए, यूनिटी में स्ट्रेंथ थी लाल डेंगा के लिए, बट हमारे लिए उन कमांडर्स को डिवाइड करना बहुत जरूरी था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर आपको गलत काम भी करना पड़े अपने देश की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए, तो आपको कुछ देर के लिए अपनी एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करके ऐसे काम करने होते हैं ताकि आप एक लार्जर कॉज के लिए देश की सेवा कर सकें। और इसी तरीके से डोभाल साहब की जो स्ट्रेटजी आपको क्लियरली समझ आएगा, वो कभी भी महात्मा गांधी की स्ट्रेटजी से मेल नहीं खाएगी। क्योंकि महात्मा गांधी क्या कहते थे? अच्छे काम भी करो और अच्छे रिजल्ट के लिए काम करो। मतलब मीन्स एंड एंड्स वो अच्छे होने चाहिए। डोभाल साहब की स्ट्रेटजी कैसे अलग थी? काम कैसा भी करो, देश के लिए काम होना चाहिए। तो मिजोरम में पीस प्रोसेस शुरू होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और लाल डेंगा खुद ही इलेक्शन लड़ता है, वो भी लीगली जीत जाता है। डोभाल साहब को क्या मिलता है? प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल। 23 साल की उम्र में ये मेडल पाने वाले वो पहले आईपीएस ऑफिसर थे। लेकिन ये सक्सेस दिल्ली में नोटिस होती है। ये ऑफिसर नॉर्मल नहीं है, इसका दिमाग इंटेलिजेंस के लिए परफेक्ट है। ही इज आवर टॉप कैंडिडेट। और साल था 1975। डोभाल साहब का ट्रांसफर कर दिया जाता है केरला पुलिस से इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका मतलब
वो मिजोरम में गए थे, ऑपरेशन इंटेलिजेंस का था, बट वो अभी तक रिटेन कर रहे थे अपनी आईपीएस की नॉर्मल ड्यूटी। वो अलग बात है, मिजोरम में घूम रहे थे। अब शुरू होती है असली कहानी 1975 के बाद। इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर्स दिल्ली, जहां पे सिक्योरिटी क्लियरेंस के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मांग सकता। नेचुरल सी बात है, मल्टीपल सेफ हाउसेस दिल्ली, बैंगलोर, जहां बोलिए वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, क्योंकि याद रखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा दारोमदार अपने पास लेती है और इसकी अथॉरिटी है भारत के होम मिनिस्टर के अंदर। यहां की हर फाइल पे लिखा रहता है भाई टॉप सीक्रेट, और कुछ तो फाइलें होती नहीं है, कुछ तो ऐसी फाइलें होती हैं जो कि सिर्फ आईबी के डायरेक्टर को पता होता है। अजीत डोभाल को वेलकम करने आ जाते हैं डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो और कहते हैं डोभाल तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव है, लेकिन यहाँ पे गेम बिल्कुल अलग है। आईबी में ट्रेनिंग शुरू होती है कि भाई अपना रूप कैसे बदलना है, लैंग्वेजेस कैसे सीखने हैं, जासूस और जासूसी के दाव पेज वो सीखना है। मतलब कुल मिला के जेम्स बॉन्ड की असली ट्रेनिंग शुरू हुई है। वो अलग बात है, डोभाल साहब पहले से ही जेम्स बॉन्ड की तरह बिहेव करना शुरू कर चुके थे। डोभाल का पहला मेजर असाइनमेंट मिलता है नॉर्थ ईस्ट में चाइना के हर चाल पे निगरानी रखनी है, सिंपली इंटेलिजेंस कलेक्ट करना है। डोभाल नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, लेकिन इस बार वो आईपीएस ऑफिसर नहीं बिजनेसमैन बनते हैं। अरे भाई रूप बदलो, ये तो ट्रांसफॉर्मर बन गए। अरुणाचल प्रदेश में चाइना की एक्टिविटी को मॉनिटर करना है। पता चलता है चाइना सीक्रेटली बॉर्डर एरियाज में रोड बना रहा है, मिलिट्री बिल्डअप हो रही है। ये इंटेल वो दिल्ली भेजते हैं, गवर्नमेंट को पता चल जाता है चाइना क्या करना चाहता है। अगला असाइनमेंट और भी खतरनाक, म्यांमार में अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स, जो भी यहां से भागता है डिसग्रंटल, या तो वो बांग्लादेश जाता था मतलब ईस्ट पाकिस्तान, या तो बर्मा चले जाता था। बर्मा के घने जंगल में आराम से अलग अलग इंसर्जेंट्स, रेबल्स वो आराम से सालों से रहते हुए, और ऊपर से याद रखिए कि हमेशा यहां पे कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन में इन इंसर्जेंट्स का रहना बहुत आसान हो गया था। तो म्यांमार में इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स को कौन हेल्प कर रहा है? भाई कौन है इसके पीछे? चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका, कौन है एग्जैक्टली? पता लगाओ भाई एग्जैक्टली क्या चल रहा है इन डेंस जंगल्स, जहां से बड़े प्यारी प्यारी बर्मीज टीकवुड आती है, जिससे कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स की टेबल बनते हैं भारत में। हाँ जी, अब जरा पता करके बताओ कि ये टीकवुड के अलावा और क्या क्या होता है। डोभाल साहब म्यांमार जाते हैं, इस बार ट्रेडर बन के मैंडले अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, वही कुलभूषण जाधव जैसा। धीरे धीरे पता चलता है एनएससीएन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। अब इसके मल्टीपल विंग्स हैं जो आज आप देखते होंगे, एनएससीएन आईएम मतलब इसाक मोहिवा, एनएससीएन खापलांग, मल्टीपल फैक्शंस हैं इसके अंदर खुद, बट इस टाइम में वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एनएससीएन। तो एनएससीएन के कैंप्स में जो म्यांमार में चल रहे थे, जहां चाइना के हथियार आ रहे थे, लेकिन यह इंफॉर्मेशन गैदर करना इतना आसान नहीं था। एक गलती और यू आर डन। 3 महीने म्यांमार में रहते हैं, कंप्लीट नेटवर्क का मैप बनाते हैं, कौन कहां है, कौन किसको मदद करता है, कौन किसका गुर्गा है, कौन किसके साथ काम करता है, पैसे कहां से आते हैं, बिजनेस क्या है, कहां तक नेटवर्क फैला है, और फ्यूचर प्लान्स क्या है। इस इंटेल को बेस बना के इंडियन आर्मी एक्शन ले लेती है। भाई म्यांमार गवर्नमेंट से डील करते हैं कि कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना है। आईबी हेडक्वार्टर्स में फिर से मीटिंग होती है। बोला जाता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस ने जो काम किया है, म्यांमार भारत ने मिलकर जो काम किया है, इसकी जो इंटेल आई थी ये एक्सेप्शनल है, और इसीलिए डोभाल साहब से सबको अब बड़ी उम्मीदें थी। फिर से नया चैप्टर, नहीं नया मिशन, और भाई आ ही गया। डोभाल साहब का मिशन था पाकिस्तान। यस पाकिस्तान, जिसे रिसेंटली हमने घुटने पे बिठाया था, फिर कमर तोड़ी थी, फिर सिर पे मारा, फिर पाकिस्तान चीखता हुआ आया, सॉरी पापा। याद रखिए ये पूरी डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन डोभाल साहब ने खुद प्लान किया और हाँ एग्जीक्यूट भी कर दिया। उरी, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, 2015 में म्यांमार, 2019 में म्यांमार, 2025 में फिर से म्यांमार। बट जो रीसेंट स्ट्राइक्स है वो डिफेंसिव ऑफेंस से चेंज होके ऐसा लगता है ऑफेंसिव डिफेंस में आ गया है। मतलब अगर बांग्लादेश के साथ अब कुछ होता है तो इट विल बी वेरी ब्रूटल, और आपको क्रेडिट डोभाल साहब को देना पड़ेगा। वापस आते हैं 1974 में। इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। पाकिस्तान घबरा गया था और डॉक्टर AQ खान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। इंडिया को पता करना था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कितना आगे है, कहां बना रहा है, कैसे बना रहा है, उसकी पूरी प्लानिंग क्या है। और यह मिशन दिया गया डोभाल साहब को। टॉप सीक्रेट, रीजन समझ रहे हैं, भारत का आर्क एनिमी पाकिस्तान,
और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब मिजोरम की कहानी इसके सामने कुछ भी नहीं थी इन द लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस। लेकिन यह मिशन सिर्फ डेंजरस नहीं था, ये प्योरली सुसाइडल हो सकता था। डोवाल साहब को अपना पूरा पेस बदलना था, मिक्स होना था, डेटा निकालना था, डेटा को ट्रांसमिट करना था, वापस आना था। तो 1978 में आते हैं पाकिस्तान में, डॉक्टर AQ खान ने खान रिसर्च लैबोरेटरी बना ली। यहाँ पे सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो रहे थे। इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज को शक था, लेकिन प्रूफ बिल्कुल नहीं था। किसी भी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम का एविडेंस चाहिए था। डोवाल साहब को मिशन ब्रीफ मिलता है, पाकिस्तान में जाओ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मूवमेंट्स को एग्जैक्टली ट्रैक करो और सीधा सीधा प्रूफ कलेक्ट करके हमें रिपोर्ट बैक करो। डोवाल साहब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, वही मिशन इम्पॉसिबल टाइप्स। अरे मैं टॉम क्रूज की बात कर रहा हूं। लेकिन ये मिशन बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहाँ पे दाव पे उनकी जिंदगी थी। और याद रखिए, वो पकड़ते तो मारते नहीं, टॉर्चर करते, सीक्रेट्स निकलवाते, इनका नेटवर्क तोड़ते, एंड दैट वुड हैव बीन सुसाइडल फॉर इंडिया। तो अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं मोहम्मद अकबर, एक रिफ्यूजी जो इंडिया से पाकिस्तान आया है, कराची में सेटल होना चाहता है। कराची पहुंच गए, पहले 2 महीने सिर्फ ऑब्जर्व किया, रास्तों को, गलियों को, नालों को, कुल्फी एंजॉय किया, जलेबियां खाई, वो वैसे सड़ी हुई थी, और उनके रहने का तरीका, उनके कल्चर को सब कुछ स्टडी कर लिया। फिर वो सेटअप करते हैं एक नाई की दुकान, क्योंकि ये उनके लिए एक परफेक्ट कवर था। दोस्तों जानते हैं तो ये कहूटा वाली कहानी है, क्योंकि हर कोई नाई की दुकान पे आता है, खूब गॉसिप करता है। पर्टिकुलरली जो मर्द आते हैं वो आके अपनी बड़ी बड़ी हाँकते हैं, डींगे हाँकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का एक नॉर्मल शहरी भी वो भी आके डींग हाँकना चाहता था कि भाई मैं तो जर्नैल के लेवल की इंफॉर्मेशन और गॉसिप प्रोवाइड कर सकता हूं। तो खूब सारी गॉसिप, न्यूज, इंफॉर्मेशन, सब कुछ इनके कानों के थ्रू जा रहा था। कुछ नहीं यार, बाल कटवाओ, थोड़ी तारीफ कर दो कि अरे साहब आप कितने अच्छे दिखते हैं, अरे भाई आपकी आंखों में नूर है, और ये कर करके चिपड़ी चुपड़ी बातें कर करके लोगों को बोतल में उतार लेते थे डोवाल साहब। ये तो उनकी केरला वाली कहानी थी। धीरे धीरे कहानी शुरू होती है, एक साइंटिस्ट से दोस्ती बनती है, उससे पता चलता है प्रोजेक्ट का नाम है चंगई। लेकिन ये काफी नहीं था, फिजिकल एविडेंस चाहिए था, सब कुछ क्लियरली पता होना चाहिए। आप ऐसे ही रॉ इंटेलिजेंस नहीं भेज सकते। फिर डोवाल साहब एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे उनकी जान पे बहुत तगड़ा खतरा था। बिना किसी सेफ्टी गियर्स के न्यूक्लियर लैब के पास जाके रेडिएशन के लेवल को चेक कर। तो भाई ये काम कैसे करना था? अभी वो ऑलरेडी रिक्शे वाले बन चुके थे, अब वो बन जाते हैं एक भिखारी। लैब के मेन गेट के पास भीख मांगते हैं। साइंटिस्ट के हेयर कट का टाइम, सिक्योरिटी हेयर सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और सीक्रेटली टेस्ट करते हैं। रिजल्ट्स शॉकिंग थे। हेयर सैंपल्स में रेडिएशन लेवल का पता चलता है, मतलब पाकिस्तान डेफिनेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी, इसका एविडेंस इंडिया कैसे भेजे भाई? और हाँ, ये बड़े बड़े कुरियर सिस्टम जो आप समझ रहे हैं ये उस टाइम में नहीं थे। बॉर्डर क्रॉस करना था, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल पाकिस्तान के साइड से। पाकिस्तानी एजेंसीज की बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग रहती थी, उनका भी अपना लोकल नेटवर्क था, तो बहुत क्लियरली ये एक सुसाइडल प्लान हो सकता था। फिर डोवाल साहब एक जीनियस प्लान बनाते हैं, एक ट्रक ड्राइवर को कन्विंस करते हैं, उसे कहते हैं जरूरी दवाइयां हैं जो इंडिया में रिलेटिव को भेजनी है। सैंपल्स इंडिया सेफली पहुंचा देते हैं, रॉ के लैब में टेस्ट कंफर्म होते हैं, कंफर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। लेकिन डोवाल साहब का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने 1 साल तक पाकिस्तान में जासूसी का नेटवर्क बनाया, डीप कवर में मल्टीपल नेटवर्क्स बनाए, एक सिंगल यूनिफाइड नेटवर्क नहीं। एक पकड़ा जाए कोई बात नहीं, नेटवर्क चलते रहना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट्स बनाना, नेटवर्क बनाना ये पसंद था, लोगों से बात करना, उनसे बॉन्डिंग करना, चाय पे चर्चा कर लेना, कभी भिखारी बनना, कभी रिक्शे वाला बनना, और कभी फकीर बन जाना, कभी लंबी लंबी फिलॉसफी बता देना, और लोगों को कुल मिला के बोतल में उतार लेना। ये नेटवर्क बाद में भारत के काफी काम आया, सो मच सो कि इंडिया को पाकिस्तान का हर मूव पता चल जाता था। 1979 में डोवाल वापस इंडिया आते हैं, गवर्नमेंट को कंप्लीट रिपोर्ट देते हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का डिटेल्ड एनालिसिस। इस इंटेल की वजह से इंडिया अपना डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अलग लेवल पे ले जाना शुरू करता है। 1998 में पोखरण में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन हम ऑलरेडी रेडी थे। और डोवाल साहब की रेपुटेशन अब आईबी में एक लेजेंड की बन चुकी थी। वो पाकिस्तान में सालों घूम कर आए और पकड़े नहीं गए। हर मिशन के सक्सेस के बाद डोवाल साहब को और भी चैलेंजिंग और डेंजरस मिशन मिलते थे। 1988 में पंजाब खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पे था, क्योंकि याद रखिए अभी भी पाकिस्तान
1971 मतलब बांग्लादेश का क्रिएशन का बदला ले रहा था। तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि बांग्लादेश को हमने क्रिएट कर दिया और फिर हम बड़े भाई की तरफ बैठ गए, नहीं, बांग्लादेश को काटने का नतीजा ये था कि हर जगह भारत में इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करता रहा परपेचुइटी से। पाकिस्तान ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट से, और इसमें मुख्यतः K2 मतलब खालिस्तान और कश्मीर, ये दोनों जगह 1980s 90s में मैक्सिमम प्रेशर था कि भाई इंसर्जेंसी क्रिएट करो, लोकल लॉ एंड ऑर्डर फेल करो और इन एरियाज को भारत से अलग करो। तो 1988 पंजाब खालिस्तान मूवमेंट बिल्कुल पीक पे, गोल्डन टेंपल फिर से मिलिटेंट्स के कंट्रोल में आ गया था। 84 के ऑपरेशन ब्लू स्टार की यादें अभी भी लोग भूले नहीं थे। कितनी तबाही हुई थी, कितने मासूम लोग मारे गए थे। सरकार घबरा गई थी, फिर से टैंक्स भेजेंगे, फिर से मंदिर पर अटैक करेंगे। पब्लिक सेंटिमेंट सरकार के बिल्कुल खिलाफ थी। सिख्स वेर अगेंस्ट, पूरी सिख कम्युनिटी वो सरकार के अगेंस्ट हो गई थी कि भाई ये नाइंसाफी हो रही है, गोल्डन टेंपल पे हिट कर चुके हैं, क्या फिर से एक ऑपरेशन होगा। पीएम राजीव गांधी के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी कि एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर बोला जाएगा कि भाई टेररिज्म पे सॉफ्ट हो, एक्शन ना ले तो प्रॉब्लम, एक्शन ले लें तो प्रॉब्लम। तो काफी सुसाइडल, पॉलिटिकली काफी सुसाइडल कंडीशन बन चुका था तब। केपीएस गिल, जी हां, ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग लेजेंड है जिनके बारे में भारत के एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। इनके ऊपर कहानी बहुत जल्दी हम लाने वाले हैं। तो केपीएस गिल साहब पंजाब पुलिस के डीजीपी थे और केपीएस गिल साहब कहते हैं सर एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करते हैं, एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन। और यहां पे फिर याद आ जाती है डोवाल साहब की कि सर ये पाकिस्तान मिशन में फतेह हासिल करके आया है, ये गोल्डन टेंपल को भी संभाल लेगा। प्लान बनाते हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर, लेकिन ये ऑपरेशन बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल से चलना था। नो टैंक्स, नो हैवी वेपनरी, सिर्फ इंटेलिजेंस और पेशेंस। डोवाल साहब को ब्रीफिंग मिलती है गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स मतलब स्वर्ण मंदिर में 200 से ज्यादा मिलिटेंट्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, और ये वेपन्स इधर उधर से नहीं पड़ोस से आए, ऑटोमेटिक वेपन्स, ग्रेनेड्स, एक्सप्लोजिव सब थे। जो आज ये ड्रोन से कर रहे हैं, पहले आराम से ओपन बॉर्डर से कर लेते थे। सारी बॉर्डर फेंस नहीं थी, नेचुरल सी बात है। डोवाल का प्लान हैरान करने लायक था। मैं अंदर जाऊंगा मिलिटेंट बनकर। पूरे आईबी में टेंशन का माहौल था कि भाई क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, पागल हो गए हो क्या, पकड़े गए तो गोली मार देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन डोवाल साहब बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, एक रिक्शा वाला बन जाते हैं। तो डोवाल साहब एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, दविंदर सिंह, एक सिख मिलिटेंट जो रिसेंटली पाकिस्तान के आईएसआई से ट्रेनिंग लेके आया है। इनफैक्ट पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करता है। सारा फेक पासपोर्ट, फेक डॉक्यूमेंट सब कुछ बना लिया, बिल्कुल परफेक्ट पंजाबी एक्सेंट ले ली, सिख धर्म की कंप्लीट नॉलेज, पूरी ब्रीफिंग के साथ आए थे। अप्रैल 1988 डोवाल साहब गोल्डन टेंपल के कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं। तो पहला चैलेंज था सिक्योरिटी चेक। मिलिटेंट्स की इन पर पैनी नजर थी, कौन है भाई, कहां से आ गया, ये कौन है और क्या करने आया है, ये कहीं कोई स्पाई तो नहीं है। तो पहले बार में ही आपके ऊपर शक होगा। डोवाल साहब की एक्टिंग फ्लॉलेस थी, भाई मैं पाकिस्तान से आया हूं आईएसआई की ट्रेनिंग लेके, और एंट्री भी कैसे करते हैं, रिक्शा वाला बन के। उनसे बोला जाता है भाई अपने पेपर दिखाओ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो, सारे प्रूफ दिखा दो। यहां पर आता है डोवाल साहब का मास्टर स्ट्रोक। पाकिस्तान मिशन के टाइम में जो कॉन्टैक्ट्स उन्होंने बनाए थे, उन कॉन्टैक्ट्स का रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। कर्नल खान मैं रावलपिंडी में मिला था, हामिद गुल साहब ने मुझे पर्सनल ब्रीफिंग दी थी। डोवाल साहब की डिटेल्स इतनी एक्यूरेट थी जितनी मिलिटेंट्स के पास भी नहीं थी, और उनको बिलीव होने लगा कि भाई ये जैसे नाम ले रहा है, जितनी बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा है, भाई इसे डीप कवर में आईएसआई ने प्लांट किया है और ये खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने आया है। सब कुछ आ जाएगा, सारा सप्लाई आ जाएगा और खालिस्तान बन जाएगा, मतलब भारत का पंजाब भारत से अलग हो जाएगा। और याद रखिए कि सारे गलत काम करने के बावजूद अगर भारत की अखंडता, अगर भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कोई भी ऑफिसर, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी नॉर्मल सा इंसान वो प्रोटेक्ट करता है तो वो देश सेवा करता है। साहब का कॉम्प्लेक्स रियल गेम। डोवाल साहब को पूरे कॉम्प्लेक्स का मतलब स्वर्ण मंदिर कॉम्प्लेक्स का पूरा कंप्लीट टूर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे हमारे मिलिटेंट्स हैं, यहाँ पे हथियार है, ये हमारे पोजीशंस हैं, मिलिटेंट्स के हथियारों की सारी जानकारी बिल्कुल। और याद रखिए बचपन में एक बात शायद मैंने आपको नहीं बताई होगी, साइकोलॉजी पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, और इस फोटोग्राफिक मेमोरी, इतनी सारी रियल लाइफ ट्रेनिंग के बाद इनके लिए ये पूरा स्वर्ण मंदिर कॉम्प्लेक्स का पूरा मैपिंग जो है वो माइंड में फीड हो गया। मिलिटेंट्स को बस ये नहीं पता था कि ये डीप कवर में आराम से इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर हैं जो कि पाकिस्तान रिसेंटली रह के आए। तो पूरा मैप निकालते हैं, कितने लोग कहां थे, कितने वेपन्स थे, रात को कोडेड मैसेज बाहर भेज देते हैं, टूथपेस्ट की ट्यूब में छुपाकर या फिर मंदिर के प्रसाद में रखकर 10 दिन अंदर ही रहते हैं। हर कमरे, हर कोने का मैप बनाकर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था डोवाल साहब का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। डोवाल मिलिटेंट्स को एक गलत एडवाइस देते हैं, भाई यहां पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, यहां वेपन्स को स्टोर करो। धीरे धीरे उनकी पूरी स्ट्रेटजी बिगाड़ देते हैं। कहा ना सामदान दंड में, और खुद को ट्रस्टेड एडवाइजर बना लेते हैं कि भाई देखो मैं तो पाकिस्तान से आया हूं, मैं एक मिलिट्री एक्सपर्ट हूं, मुझे बोला गया है आपके लिए लड़ने के लिए।
11वें दिन ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन ये ब्लू स्टार जैसा नहीं होता। प्रिसिजन कैलकुलेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स होते हैं, हर मिलिटेंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, वेपन्स की कंप्लीट इन्वेंटरी और एस्केप रूट्स सब ब्लॉक था। रिजल्ट आया 200 मिलिटेंट्स सरेंडर करते हैं भारत सरकार के सामने, और जो लड़ते हैं वो 41 मिलिटेंट्स मारे जाते हैं और मंदिर को माइनर डैमेज आते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार से कंपेयर किया जाए, जहां पे लगभग 500 सिविलियंस की मौत हुई थी, वहां ब्लैक थंडर, और ये 500 का जो नंबर मैं बोल रहा हूं ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। अगर सिविलियंस की बात माने तो ये नंबर काफी ज्यादा था और आज तक ये घाव भरे नहीं है। स्वर्ण मंदिर पे जो अटैक हुआ है उसके कारण हमेशा कांग्रेस पार्टी को घेरा जाता है, घेरा जाता रहेगा, क्योंकि, और ये मेरा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि शायद स्मार्ट टैक्टिक्स यूज करके इसे अवॉइड किया जा सकता था। वही प्रॉब्लम पुरानी, पहले किसी को बनाओ, किसी को सपोर्ट करो और बाद में बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है। ये सारे लोग एंड में भारत को डिफेंड करते हैं, और होता क्या है, भारत माता का लहू गिरता है, चाहे वो पंजाब के हों, दिल्ली के हों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हों, इंडियन आर्मी के हों, कहीं के भी हो, नुकसान तो भारत माता को ही हुआ। बॉटम लाइन, डोभाल साहब वाज नो बुलेट्स जस्ट ब्रेन्स, लोकल इंटेलिजेंस, ग्राउंड पे जाके काम करो। इस ऑपरेशन के बाद डोभाल साहब को मिलता है कीर्ति चक्र, पुलिस मेडल, कीर्ति चक्र। ये मेडल हासिल करने वाले ये पहले पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन अभी भी उनकी जर्नी में बहुत सारे मोड़ बाकी है। 1990s और हम आ जाते हैं कश्मीर। टेररिज्म अपनी पीक पे था, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर पूरे जोर पे थी, हर दिन एनकाउंटर्स सिविलियन क्रॉसफायर में मारे जाते हैं, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जाता है। और दोस्तों, मुझे आज भी ये कहना पड़ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर की कोई भी ऐसी सरकार आज तक सामने नहीं आई जिसने ये क्लियरली कहा कि कश्मीरी पंडित भी कश्मीर के हैं और उनको उनके घर में वापस शांति से वापस लाया जाएगा, उनको इज्जत दी जाएगी, उनको ग्रांट दिए जाएंगे, उनके घर दोबारा से बनवाए जाएंगे, उनको वापस से वो नौकरी दी जाएगी। क्योंकि ये कहानी अपने में एक वीडियो डिजर्व करती है। कितनी वायलेंस हुई है कश्मीरी पंडितों के साथ, कितना दुष्कर्म हुआ है, कितने गलत काम हुए, और फिर से भारत का सिक्योरिटी अपैरेटस इंक्लूडिंग अजीत डोभाल साहब वो एक्टिवेटेड है। 1990s कश्मीर, इंडियन आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस रिएक्टिव मोड में थी, मिलिटेंट्स अटैक करते थे, हम बस रिस्पॉन्ड करते थे। हम कहीं ना कहीं इस टाइम तक, और मैं कहूंगा उरी के सर्जिकल स्ट्राइक से पहले अगर आप भारत की ओवरऑल स्ट्रेटजी देखें तो हम हमेशा रिएक्टिव हैं। लोग हम पे अटैक करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करें या ना करें इसका डिसीजन लेते थे। तो डोभाल साहब को कश्मीर पोस्टिंग मिलती है, मिशन था चेंज द गेम। किसी भी तरीके से ये जो पूरा गेम चल रहा है, जो पासे हैं, ये हमारे फेवर में चेंज करो इंटेलिजेंस को यूज करके। लेकिन यहाँ के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट थे। लोकल पॉपुलेशन की बिल्कुल क्लियर सिंपैथी थी 1990s में मिलिटेंट्स के साथ। वो मिलिटेंट्स को ही अपना मानते थे, जिनको पाकिस्तान का कंटिन्यूस सपोर्ट था। तो कुल मिला के मिलिटेंट्स को पाकिस्तान का सपोर्ट, और जो मिलिटेंट्स मारे जाते थे, जब वो मारे गए तो लोकल लोग उसको सिंपैथाइज करके उसके नवाजे जनाजा में जा रहे हैं। तो ये सपोर्ट बढ़ता जा रहा था। और पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं ना आपको, K2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था। डोभाल साहब की ऑब्जर्वेशन हमें लोकल डायनेमिक्स समझने होंगे। वो रिसर्च करते हैं कश्मीर की हिस्ट्री पर, सूफी ट्रेडिशन पे और लोकल कल्चर पे, ताकि वो समझ सकें कि लोग एक्चुअली चाहते क्या हैं। धीरे धीरे पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है। सारे मिलिटेंट्स पाकिस्तान के पपेट हैं, उनके गोद में बैठे हैं। कुछ लोगों की जेन्युइन लोकल लेवल पे सरकार से शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस हैं, जो आज भी कश्मीरी लोगों को हैं कि भाई डेवलपमेंट नहीं पहुंची, हमें इग्नोर किया गया, हमारे कल्चर को सुपर पावर किया गया। बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिनको सुन के सोल्यूशन क्रिएट किया जा सकता है। बट अगर कोई पाकिस्तान के गोद में ही बैठा हो और खुद पाकिस्तान अमेरिका और चाइना से पैसे ले रहा हो, तो हाउ कैन वी सॉल्व दैट स्ट्रेटजी? तो डोभाल साहब फिर से आ जाते हैं, साम दान दंड भेद। टारगेट मिलिटेंट था कुक्का पारे, एक लोकल मिलिटेंट, बुरहान वानी जैसा, काफी कैरिस्मेटिक, इंटेलिजेंट, इन्फ्लुएंशियल। डोभाल साहब डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, पहले उसके फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर लेते हैं, फिर मैसेज भेजते हैं, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, गन कल्चर या डेवलपमेंट? महीनों के साइकोलॉजिकल ऑप्स के बाद, उसे ऑब्वियसली बोतल में उतारने के बाद, कुक्का पारे अब डाउट करने लगा कि क्या इसमें सच में कोई सच्चाई है, क्या हम पाकिस्तान के, चाइना के पपेट बन चुके हैं, क्या हमें सच में डेवलपमेंट के रास्ते में जाना चाहिए? और जो कि सच भी है, ब्रेन वॉशिंग नहीं, इनफैक्ट इन लोगों के ब्रेन को साफ करने की जरूरत थी। अब समय था डोभाल साहब के पर्सनली मिलने का। डोभाल कुक्का पारे को सीक्रेट लोकेशन पे ले जाते हैं।
और बात होती है, भाई मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं कश्मीर का वेलविशर हूं, मैं आपके जैसा हूं, मैं भी आम फैमिली से आता हूं और जो सपने मैं लेके आया हूं भारत के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, वही सपने मैं आपके लिए भी लेके आया हूं। आई वॉन्ट कश्मीर एज डेवलप्ड। तो तुम चाहते क्या हो भाई? डेवलपमेंट चाहते हो, पीस चाहते हो, लड़ाइयां चाहते हो, ब्लडशेड चाहते हो, गन्स चाहते हो, मासूम लोगों की मौत चाहते हो? व्हाट इज योर आइडिया? लंबी बातचीत के बाद कुक्का पैरे रियलाइज करता है कि भाई वायलेंस से कुछ नहीं होगा, ये आदमी बड़ा कन्विंसिंग है, सटीक बात कर रहा है, सीधी बात कर रहा है और सरेंडर करने की बात करता है, लेकिन कंडीशन रखा है, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन। डोभाल साहब प्रॉमिस करते हैं तुम्हें पॉलिटिक्स में एंट्री दिला दूंगा भाई, तुम्हें लीडर बना दूंगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पार्टिसिपेट करो, जनता का दिल जीत लो और आगे बढ़ो। कुक्का पैरे सरेंडर कर देता है और पूरी मीडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि भाई टॉप मिलिटेंट, सबसे कैरिस्मेटिक लीडर ने गन छोड़ दिया। नाउ आप इमेजिन करिए, बुरहान वानी गन छोड़ के अचानक से भारत का झंडा उठा लेता तो कितनी बड़ी सक्सेस होती है। बट जब ऐसा नहीं हो पाता तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको मिलिट्री ऑप्स लॉन्च करने पड़ते हैं, आपको अपने शूरवीरों को, अपने स्पेशल फोर्सेस को, राष्ट्रीय राइफल को डिप्लॉय करना पड़ता है। और फिर जो होता है, केजेस डिलो साहब कहते हैं ना, तो कितने गाजी आए कितने गाजी गए। बट अगर ऐसे कैरिस्मेटिक लीडर्स जो पॉपुलर हों, वो अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ग्रीवेंस हमेशा रहेंगे, वो हमेशा भारत सरकार से दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, बट एटलीस्ट डेमोक्रेटिक स्पेस में रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। डोभाल साहब उसे इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल बढ़ावा देते हैं कि भाई करो ना, कि भाई इलेक्शन लड़ो, आराम से लड़ो, जीतोगे तुम। रिजल्ट कुक्का पैरे इलेक्शन जीत जाता है, एक मिलिटेंट से सीधा पॉलिटिशियन बना दिया। ये एग्जांपल दूसरे मिलिटेंट को दिखाते हैं कि भाई देखो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से मैंने इस आदमी को सीधा लीडर बना दिया। अब इसके पास देखो इतनी सारी सिक्योरिटी है, ये यहाँ पे डेवलपमेंट ला पाएगा, लोकल लोगों को मदद करेगा, सिंपल सी बात है। तो तुम क्यों नहीं करते? ये गन वन उठा के क्या कहां भागते रहते हो और फिर हंड डाउन होते हो? ये करने की क्या जरूरत है? धीरे धीरे बाकी मिलिटेंट्स भी सरेंडर करना। तो एक समझ रहे हैं ना, एक सिंगल मूव से मल्टीपल सरेंडर ट्रिगर करना, चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। कश्मीर में वायलेंस कम होता हुआ दिखने लगता है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से बिल्कुल ना खुश था। 1999 में एक मेजर क्राइसिस आने वाली थी और कहानी थी IC-81, जिसे ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स ने काफी अजीब तरीके से बताया था और वो क्लियरली नहीं बता रहे थे कि ये पाकिस्तानी थे। 24 दिसंबर 1999, क्रिसमस का ईव, बिल्कुल छुट्टियों का मौसम। IC-814 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। 180 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ कुछ आतंकवादी भी थे। सडनली अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस फ्लाइट हैज बीन हाईजैक्ड। ओह माय गुडनेस। 5 टेररिस्ट, जिनका कोड नेम था चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। क्यों नाम रखा गया था ये भोला एंड शंकर? टू हाइड देयर मुस्लिम आइडेंटिटी। अनलाइक नेटफ्लिक्स, एटलीस्ट भारतीयों को सच बोलना चाहिए। डेस्टिनेशन दिल्ली से बदलकर लाहौर फिर दुबई होता है। डेस्टिनेशन दिल्ली से बदलकर लाहौर फिर दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कांधार ले जाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग, बिल्कुल त्राहिमाम प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। वो पूछते हैं भाई क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं? कांधार उस टाइम तालिबान के कंट्रोल में था, आज भी अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल है। अफगानिस्तान में इंडियन इन्फ्लुएंस इस टाइम में 0 हो चुका था और हेवी इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान का। और इसीलिए रिसेंट टाइम्स में जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा था तो पाकिस्तान को लग रहा था कि भाई देखिए, अफगानिस्तान में अब तालिबान आ जाएगा तो हमारा पूरा बैकयार्ड बन जाएगा, तो पाकिस्तान चौड़ा हो जाएगा। और उनको बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है कि पाकिस्तान बहुत पतला सा है, एक एनिमल को रेजोनेट करता है, एक एनिमल के शेप का है, बड़ा पतला है, इंडियन आर्मी ऐसे काट के निकल जाएगी। तो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कभी भारत के पंजाब, कभी भारत के कश्मीर, कभी अफगानिस्तान को कंट्रोल में ले, अपना इन्फ्लुएंस बनाए। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया के डिप्लोमेटिक ऑप्शंस बंद थे। एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनता है। हेड कौन करते हैं? उस टाइम के भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा। की मेंबर कौन है? अजीत डोभाल साहब। और ये रवाना हो जाते हैं कांधार के लिए। कांधार एयरपोर्ट की सिचुएशन ये थी कि 180 होस्टेजेस, 37 डिग्री की हीट, नो एयर कंडीशनिंग और सप्लाईज की तंगी थी। टेररिस्ट के बड़े सिंपल डिमांड थे। मसूद अजहर, जो कि जैश ए मोहम्मद चीफ है, अहमद उमर सईद, जो कि डैनियल पर्ल का किलर था, मुश्ताक अहमद जरगर, और $200 मिलियन का रैंसम। इंडियन टीम कांधार पहुंचती है, डोभाल साहब के साथ बाकी ऑफिशियल्स होते हैं, सिचुएशन का मुआयना करा जाता है। चैलेंजेस क्या थे? तालिबान कोऑपरेट नहीं कर रहा था और पीछे से पाकिस्तान सीक्रेटली तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। टाइम हाथ से निकलता जा रहा था। डोभाल साहब की स्ट्रेटजी, पहले हॉस्टेजेस की सेफ्टी, फिर डैमेज कंट्रोल। नेगोशिएशन शुरू करते हैं। टेररिस्ट ओरिजिनली 36 मिलिटेंट की डिमांड करते हैं। डोभाल साहब धीरे धीरे इस नंबर पे नेगोशिएट करके इसे धीरे लाना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज याद रखिए कि काइनेटिक स्ट्राइक्स के लिए ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नो हो गया था। काइनेटिक स्ट्राइक्स मतलब मोसाड मॉडल, घुसिए, अगवा करिए, निकालिए। तो अब यहां बात हो रही थी कि भाई देखो 36 तो इम्पॉसिबल है, बहुत इंटरनेशनल प्रेशर है
कि तुम्हारी फैमिलीज को भी खतरा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी तुमको सपोर्ट नहीं करेगी, हम हिट करना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे 36 से 25, 25 से 15, 15 से 10 और फाइनली 3 पर सेटल हो जाता है। लेकिन ये भी बहुत खतरनाक थे। इवन वन टेररिस्ट इज वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। बाद में जाके पता चलेगा आपको। मसूद अजहर, उमर शेख और जरगर डोवाल के पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था। 180 मासूम लोगों की जिंदगी के लिए 3 टेररिस्ट को हाई सिक्योरिटी प्रिजन से निकाल के फॉर द एक्सचेंज तैयार किया गया। हॉस्टेजेस की सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। 31 दिसंबर 1999 प्रिजनर एक्सचेंज होता है, हॉस्टेज रिलीज होते हैं, टेररिस्ट छोड़ दिए गए। और इसी के साथ सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म, व्हाई डिड इंडिया नेगोशिएट विद टेररिस्ट? क्यों भारत झुक गया? क्यों ऐसा भारत करता है? डोवाल साहब का डिफेंस, 180 फैमिली सही सलामत घर पहुंची, ये सक्सेस नहीं तो और क्या है। लेकिन बट देयर इज ऑलवेज अ बिग बट। लेकिन इस इंसिडेंट ने फ्यूचर पॉलिसीज बदल दी। नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट। और याद रखिए, भारत की स्पेशल फोर्सेस हो या एनएसजी, उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ट्रेन कर लिया गया कि भाई खुदा ना खास्ते अगर कभी लाइफ में भारत को ऐसा कोई थ्रेट, प्रॉब्लम दोबारा फेस करना होता है तो घर में घुस के मारेंगे, लोगों को विड्रॉ करेंगे और टेररिस्ट नहीं, उनके बापों को ढूंढ के विल हंट डाउन द टेररिस्ट फ्रॉम द एंड्स ऑफ वर्ल्ड। आकाश हो या पाताल, कहीं नहीं छोड़ेंगे। दिस इज द न्यू इंडिया। और मैं कहूंगा इंडिया धीरे धीरे भारत बनता जा रहा है। डोवाल साहब को एक्सपीरियंस मिलता है इंटरनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट का। जनवरी 2005 में अजीत डोवाल साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हो जाते हैं। 33 इयर्स की गोपनीय सेवा, काउंटलेस कोवर्ट ऑपरेशंस, हजारों जिंदगियां बचाई गई, बहुत सारा काम किया। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब उन्होंने देश से जुड़े रहने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ज्वाइन किया, एक प्रेस्टिजियस थिंक टैंक जहां पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स पर रिसर्च होती है, या कहें एक कवर की तलाश में, क्योंकि अगला मिशन बाकी था। यहां वो सिर्फ पेपर नहीं लिखते थे, वो एक विजन बनाते थे, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का। 2010 में एक इंपॉर्टेंट पेपर पब्लिश करते हैं, एसिमेट्रिक वॉर एंड टेररिज्म, द इंडियन एक्सपीरियंस। ये पेपर मिलिट्री अकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बन जाता है काउंटर टेररिज्म के फील्ड में। उनका कोर आर्ग्यूमेंट ये था कि टेररिज्म को सिर्फ फौज से नहीं, इंटेलिजेंस वॉरफेयर से हराया जा सकता है। वो यंग स्कॉलर्स को मेंटोर करते हैं, बताते हैं कि ग्लोबल थ्रेट्स को कैसे डिकोड करते हैं, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं। बट इस फेज के बीच में 2014 में पॉलिटिकल लैंडस्केप बदलने वाला था। भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे नरेंद्र मोदी। बट याद रखिए, 2005 से 2014 के बीच कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस में डोवाल साहब दाऊद के पीछे ऑलरेडी पड़ चुके थे। और ये कहानी कभी और बिल्कुल तसल्ली से बताऊंगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चाहिए था जो कि ट्रस्टेड हो, जो पहले काम कर चुका हो। ऑब्वियसली 33 साल की सर्विस के बाद, उसके बाद दाऊद के पीछे पड़ने के बाद, थिंक टैंक में काम करते करते, इतनी सारी बातों के ऊपर चर्चा करते करते वाजपेयी साहब के साथ काम किया। वाजपेयी साहब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा के काफी नजदीक। कुल मिला के डोवाल साहब अगेन अ स्ट्रेटेजिक थिंकर, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और भारत की जो इमेज है, भारत का जो रिएक्शन है, उसे चेंज करना था। तो सिर्फ थिंकिंग से नहीं चलेगा, यहां पे एक्शन चाहिए था। सो फाइनल चॉइस अजीत डोवल। 30 मई 2014 अजीत डोवल को अपॉइंट किया जाता है एज इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। 69 ईयर्स की उम्र में, 69 ईयर्स की उम्र में एक नई जिम्मेदारी मिलती है। ये अपॉइंटमेंट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि भाई भारत अपना जो सिक्योरिटी अपैरेटस है और जो अपना अप्रोच है उसे चेंज करने वाला। इंडिया का सिक्योरिटी अप्रोच अब डिफेंसिव नहीं रहेगा, अब वो डिफेंसिव ऑफेंस होगा, अब वो प्रोएक्टिव होगा। हम घर में घुस के मारेंगे। पहले कहने से मेजरली कोऑर्डिनेशन रोल में होते थे, कभी फॉरेन सर्विस से होते थे, कभी ब्यूरोक्रेट होते थे और मोस्टली पॉलिसी के ऊपर बात करते थे। डोवाल साहब का मॉडल अलग था। ये हैंड्स ऑन काम करते थे, काफी असर्टिव थे और मिशन सेंट्रिक काम इन्हें बहुत पसंद आता है। एंजॉय करते हैं कि मल्टीपल एजेंसीज को उठा लो, एक सिंगल टारगेट को पकड़ो, घुटने पे बिठाओ, कमर तोड़ो। अरे आप देखिए, ब्रह्मोस डाल के आप कितनी सारी वीडियो बनवा दी। इसे बोलते हैं बिल्कुल एसिमेट्रिक डिप्लॉयमेंट ऑफ पावर। कोई रिएक्शन ही नहीं था, कोई रिप्लाई नहीं था पाकिस्तान के पास। सिर्फ कुछ महीने बाद अगस्त 2014 में कश्मीर फ्लड्स आते हैं। डोवाल खुद ग्राउंड पे सिचुएशन मॉनिटर करने चले जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस पर्सनली ओवरसी करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट आता है सितंबर 2016, उरी अटैक। 19 इंडियन सोल्जर्स डेड। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट इसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। पुराना टाइम होता तो यूनाइटेड नेशन जाते, डिप्लोमेटिक कंप्लेन वगैरह करते, प्रोटेस्ट करते, इंटरनेशनल प्रेशर लगाते, ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार डोवाल साहब ने कहा, ये सब जो करते हो ना पुराना, वो करते रहो। इस बार लेट्स चेंज द रूल्स, लेट्स हिट देम वेयर इट हर्ट्स, लेट्स इंक्रीज द प्राइस, लेट्स गो ऑन द ऑफेंसिव। इनको तोड़ते हैं, इनका प्राइस बढ़ाते हैं। इनको हमेशा डर लगेगा, जब ये प्लान बनाएंगे तब भी इनको पता चलेगा कि भाई कभी भी इंडिया आके कमर तोड़ के चले जाएगा। सो डिफेंसिव ऑफेंस
और गेम था सर्जिकल स्ट्राइक्स। वो विकी कौशल की मूवी तो आपने देखी होगी। पूरी सीक्रेसी में प्लान किया जाता है, एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। 29 सितंबर 2026 की रात इंडियन स्पेशल फोर्सेस साइलेंटली क्रॉस कर ले आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। थोड़ा सा मूवी टाइप का लगता है। बड़े सारे लोगों ने क्वेश्चन भी कर दिया यहाँ पे। तो भारत में पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी नहीं थी। सारी ऑपोजिशन की पार्टी को लग रहा था कि अगर हम ये पूछ लेंगे, इनफैक्ट दिल्ली में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, दिल्ली में ये बोला जा रहा था कि भाई प्रूफ दिखाओ एटसेट्रा एटसेट्रा। वो अलग बात है कि आज लोगों ने क्लियरली कह दिया है कि आर्म्ड फोर्सेस प्रूफ दे या ना दे, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो सोच समझ के कह रहे हुए। मल्टीपल टेररिस्ट पैड्स उस टाइम में हिट किए गए थे। अगली सुबह डीजीएमओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेता है और पूरी दुनिया को पता चलता है कि भारत ने गियर चेंज कर लिया। हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, ये अजीत डोवल साहब का डॉक्ट्रीन इन एक्शन था। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन, डिफेंसिव ऑफेंस एंड देयर आर नो रेड लाइंस। और अगर आपने भारत की रेड लाइन को गलती से टच किया, इट इज अ इलेक्ट्रिक बार्ब्ड वायर। आपको करंट का झटका लगेगा 440 वोल्ट का। यह झटका 2019 में फिर से लगा। पुलवामा अटैक का जवाब देना था। डोवाल साहब ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के लिए स्ट्रेटजी बनाई। इंडियन एयरफोर्स ने इसे एग्जीक्यूट किया। ऑलवेज रिमेंबर कि आप आर्म्ड फोर्सेस की किसी भी कंट्रीब्यूशन को कम मत समझिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा आर्म्ड फोर्सेस करती है। इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पे प्रिसिजन स्ट्राइक्स करती है। जब इंडियन पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया, डोवाल साहब ने यूएस के साथ बैक चैनल टॉक्स किए। साथ ही साथ अब पाकिस्तान को इनडायरेक्टली मैसेज भिजवा दिया कि भाई देखिए, अगर आपने अभिनंदन को रिलीज नहीं किया, और ये पाकिस्तानी सड़क छाप ये हमेशा ऐसे बोलते रहेंगे कि भाई देखिए ये आपको चाय कैसी लगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि माथे पे पसीना था, घुटने कांप रहे थे, क्योंकि 9 बजने वाले थे, क्योंकि डोवाल साहब की तरफ से क्लियर मैसेज आया था, अगर आपने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो वी विल ब्लडी अटैक पाकिस्तान। और बताइए, एक आध ब्रह्मोस गलती से भी फायर हो सकती है। 2025 हाल ही में हुए पहलगाम टेरर अटैक के बाद डोवाल साहब ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी प्लानिंग, पूरी कोऑर्डिनेशन हैंडल की। पाकिस्तान और पीओके में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रिसिजन स्ट्राइक्स। इसके बाद भाई पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक्स किए, कभी पूंछ पे, कभी जम्मू पे। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि भाई पाकिस्तान को सुधारने के लिए एस्केलेट करना पड़ेगा। और कॉमन सी प्रॉब्लम थी, अरे भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, और हमारे पॉलिटिशियंस ने भी हमें बुरी तरीके से ट्रेन किया है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर, अगर उसने मार दिया तो क्या होगा। क्यों हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हारे हुए लोगों की तरह हमेशा बात करते थे। अचानक से ये स्टांस चेंज हो गया। अचानक से प्राइम मिनिस्टर मोदी एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं, मैं बहुत अच्छे से इसे याद कर पा रहा हूं, कहते हैं कि भाई वी हैव कॉल्ड आउट द न्यूक्लियर ब्लफ ऑफ पाकिस्तान, कि भाई हम उनके घर में घुसे, उनके टेरर कैंप्स को मारा, हमने चकलाला, सरगोदा, और इंडियन नेवी खड़ी थी आपके गेट पे 36 वॉरशिप लेके आपकी कंट्री को काटने के लिए तैयार थी। कराची, ग्वादार सबको फिनिश करने आई थी। ऑपरेशन गुड नाइट तो शुरू हुआ ही नहीं था, ये तो सिर्फ ट्रेलर था और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। मतलब एक चीज क्लियर थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पॉलिटिकल मैसेजेस दिए कि भाई देखिए वी विल हंट यू डाउन, आप जहां पे भी हो, आकाश पताल जहां पे जाके छुपा लो, कोलंबिया में जाके जंगलों में घुस जाओ, वहीं जाके ठोकेंगे किसी भी तरीके से। सो भाई हुक और क्रुक, साम दान दंड भेद। अगर आपने भारत की पीसफुल एटीट्यूड को हल्के में लिया है तो याद रखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वाला वो स्टेटमेंट जो उधमपुर एयरबेस पे उन्होंने कहा था कि मजा आ रहा है ना, सारे वेपन्स एक बार इतना सारा खरीदा था, एक बार ट्राई करके देख लियो। तो जरूर ट्रायल है, ये तो झांकी आप समझ लीजिए। लेकिन डोवाल साहब की कहानी में कंट्रोवर्सी भी आई है। बाइडेन काल में बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी आई थी। 2023 में कनाडा में डोवाल साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी और पूरी इंडियन करंट गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्टर सबके ऊपर एक एलिगेशन लगना शुरू हो गया हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन का। और भाई इल्जाम बहुत बड़ा था कि भाई यूएस की धरती में घुस के, कनाडा की धरती में घुस के एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क बना लिया है, ये डोवाल साहब का नेटवर्क है, ये डिफेंसिव ऑफेंस स्ट्रेटजी है, हम कहीं पे भी घुस के मारते रहते हैं, हम मोसाड बन गए हैं। ऐसी वीडियोस बनने लगी कि क्या RNAW मोसाड मॉडल पे चल पड़ा है, क्या हम CIA मॉडल पे चल पड़े। तो ऐसी बड़ी सारी कहानी चलने लगी। गुरपतवंत सिंह पन्नू के केस में डोवाल साहब को समन करो। इंडिया ने कहा ये एलिगेशंस एब्सोल्युटली बेसलेस है। लेकिन दिक्कत यह है इन कंट्रोवर्सीज का ग्लोबल इंपैक्ट था, बहुत ग्लोबल इंपैक्ट था, क्योंकि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन रखे थे। वो अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया और कहीं ना कहीं बातें दब गई। डोवाल साहब के सामने आज के डेट में साइबर वॉरफेयर, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, अब भाई ड्रोन्स को, मिसाइल्स को, रॉकेट्स को सब कुछ इंटीग्रेट करना है, टेक इनेबल्ड करना है, स्टार्टअप्स को पुश करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज को देश में बनाए, साथ ही साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इंटीग्रेट करना है कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ। ये सारा काम आज की जियोपॉलिटिकल थ्रेट सिनारियो में, जहां पे ऑलरेडी टेंशंस चल रहे हैं, साथ ही साथ चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ये लगभग एक साइड में होता हुआ दिख रहा है।
तो नए चैलेंजेस आते रहेंगे और इसीलिए वो इंडिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क को हमेशा मॉडर्नाइज करते रहते हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर को स्ट्रेंथन करना या फिर ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ से दबे पांव छुप के मिलना या फिर सारे इंटेल चीफ्स को एक साथ दिल्ली में बुला लेना, कंटिन्यूअसली उनके साथ कोलैबोरेट करना, इंटेल चीफ्स को भारत की प्रॉब्लम्स के बारे में आगाह करना कि भारत कैसे टेरर से लड़ रहा है दिन रात, और ये उनके नेशनल इंटरेस्ट में, मतलब ऑस्ट्रेलिया को समझाना, कनाडा को समझाना कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में है कि अगर वो भारत को सपोर्ट करें इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इनफैक्ट ऑल कंट्रीज शुड सपोर्ट इंडिया इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल टेरर हब ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान। और इसलिए डोभाल साहब हमेशा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नेशनल एसेट बन के रहेंगे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को अपना सर्वप्रथम धर्म मानते हैं। यह है भारत के एक लिविंग लेजेंड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की एक कहानी। एक आदमी जो चुपके से इंडिया के दुश्मनों को हरा देता है, मिजोरम के जंगलों से लेकर पाकिस्तान की गलियों तक कुल्फी फलूदा खाते खाते और रिक्शा चलाते हुए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में घुस जाते हैं। कभी बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स प्लान करते हैं, कभी उरी की सर्जिकल स्ट्राइक्स प्लान कराते हैं, कभी म्यांमार में ड्रोन स्ट्राइक्स करा के हम कहते हैं कि भाई ये सब हमने नहीं किया। तो डोभाल साहब भारत के बच्चे बच्चे के लिए एक इंस्पिरेशन है कि भाई एक स्पाई का दिल और दिमाग कितना पावरफुल हो सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को खुल के प्यार दीजिए, इस वीडियो को खुल के शेयर करिए, सबको दिखाइए और याद रखिए खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे परिवार के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।